हाय दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में एक सपोर्ट लिंक दिया गया है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू। हालांकि लिन युवानजू के हाथ में कंपास उन्हें कोहरे से गुजरने की अनुमति दे सकता है। अगर दोनों क्षेत्रों में लड़ाई बंद हो जाती है तो दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमा अनिवार्य रूप से फिर से अलट पर होगी। इस समय सुरक्षित रूप से निकलना इतना आसान नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद लिन युवानजू ने तुरंत फुसफुसाया, थोड़ा और इंतजार करो, जब तक वे लगभग खाली नहीं हो जाते तब तक हम चले जाएंगे। ली सोंग और चेन किंगही ने भी सिर हिलाया जब उन्होंने कहा, सुना, वर्तमान परिस्थितियों में यही एकमात्र रास्ता है। कई लोग धैर्यपूर्वक छिपे रहे और उनके सिर के ऊपर की रोशनी कम होती गई। बाद में पीछे हटने वाले ज्यादातर लोग नेंगांग थे, क्षेत्र योद्धा या कुछ ज़ियानटियन क्षेत्र योद्धा जो इसके बाद की स्थिति को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। ये देखकर कि समय लगभग सही था, लिन युवानजू ने निर्णायक रूप से कहा, चलो गोल करें। ये शब्द कहने के बाद उन तीनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे दक्षिणी सीमा की ओर उड़ान भरी। वापस लौट रहे झोंगझोऊ योद्धाओं ने भी देखा। चेन किंगहे और अन्य दो। आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद एक नेंगांग दायरे के योद्धा ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और मौके पर चिल्लाया, रुकना। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, चेन किंगहे और अन्य दो लोग उसे घूरने लगे। 3 लोगों की गति को महसूस करने के बाद उसकी ओर दौड़ते हुए बोलने वाला नेंगांग क्षेत्र का योद्धा थोड़ा रुका, फिर बहुत ही चतुराई से अपना सिर एक तरफ घुमाया और धीरे से गाना गाया, नीला आकाश। ये देखकर अन्य योद्धाओं ने भी ऐसा नाटक किया कि वे भी उनके सामने झुके नहीं। उसे देखने के लिए कहा और तीनों लोगों को जाने दिया। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने चेन किंगहे और अन्य दो को रोकने की ताकत नहीं है। अगर वे जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं तो वे केवल 3 लोगों के योगदान बिंदु बन जाएंगे। हालांकि झोंगझोऊ में इसे सैन्य योग्यता अंक कहा जाता है, लेकिन उपयोग में ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ दर्जन सैन्य योग्यता अंकों के लिए अपने जीवन का बलिदान करना उचित नहीं है। 3 लोगों ने आधे मिनट तक पूरी गति से उड़ान भरी, जिसके बाद उन्हें जल्द ही दक्षिणी सीमा दिखाई दी। उसी क्षण उनके चारों ओर कोहरा भी पुनः एकत्र होने लगा, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न हो गया। लेकिन जैसे ही तीनों एक साथ दक्षिणी सीमा पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, सामने के युद्ध क्षेत्र से प्रकाश की एक धारा निकली। दोनों पक्ष बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और जल्द ही आपस में भिड़ गए। तीनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और वे उसे बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने से आ रहे लोगों की प्रभावशाली गति को महसूस करने के बाद वे सब रुक गए। यांग कैताई, जो निकासी की तैयारी कर रहे थे, ने भी पाया कि तीनों लोगों का मार्ग अन्य लोगों से बिल्कुल अलग था। तीनों लोगों के कपड़ों और परिधानों पर करीब से नजर डालने के बाद यांग कैताई को तुरंत एहसास हुआ कि ये तीनों लोग दुश्मन के जासूस थे, अन्यथा वे उसके झोंगझोऊ क्षेत्र से कैसे बच सकते थे। ये देखकर कि तीनों लोग भागना चाहते हैं, यांग कैताई ने ठंडी सांस ली। तुम मेरी झोंगझोऊ भूमि पर आक्रमण करने के बाद इतनी आसानी से चले जाना चाहते हो, यह इतना सरल कैसे हो सकता है। इसके बाद यांग कैताई ने तीनों लोगों को थप्पड़ मार दिया, एक हथेली से। हथेली में ऊर्जा मुक्त होने से पहले ही आसपास की हवा आ चुकी थी। स्वर्ग और मनुष्य के बीच एकता की स्थिति। तीनों लोगों के दिल बैठ गए, लेकिन उनके पैर बहुत तेजी से घूमे और बच निकले। लेकिन तेज हवा में तीनों की गति, लोगों की गति धीमी हो गई। हालांकि उन्हें सीधे तौर पर ताड़ की चोट नहीं लगी, लेकिन हवा से उनके शरीर दर्जनों मीटर दूर उड़ गए। इस समय ली सोंग और चेन किंगहे दोनों, उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि उन्होंने तियानरिन्हे क्षेत्र के योद्धा को लड़ते देखा था। 2 डोमेन के बीच पिछली लड़ाई में केंद्रित आत्मा क्षेत्र योद्धा के साथ वे केवल दूर से देखा। जब तक वे एक दूसरे के व्यक्तिगत संपर्क में नहीं आए, तब तक उन्हें इस क्षेत्र के योद्धाओं की शक्ति का पता नहीं चला। बस ताड़ की हवा में इतनी ताकत होती है कि अगर उन पर सीधा वार हो जाए तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लिन युवानजू का चेहरा इस समय और भी उदास था। ली सोंग और चेन की तुलना में
किंगहे वो एक उच्च परिवार से था और इस क्षेत्र के योद्धाओं के बारे में अधिक जानता था। इसके अलावा उसके पास एक महान योद्धा भी था। इस व्यक्ति का नाम उसके परिवार में सुना था। उसकी पवन हथेली बहुत शक्तिशाली थी। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह इस व्यक्ति के दायरे को समझता था कि वह जानता था कि भले ही तीनों यदि उनमें से कोई एक साथ आ जाता तो वे निश्चित रूप से उसके विरोधी नहीं होते। अब जीवित रहने का एकमात्र उपाय इससे बचकर निकलना था। व्यक्ति को दक्षिणी सीमा पर वापस भेज दिया गया। केवल तभी उनके बचने की संभावना होगी जब वे अलग अलग कार्य करेंगे। लिन युवानजू, जो ये समझ गया था, ने तुरंत चेन किंगहे और अन्य 2 लोगों से कहा, अलग जाओ। उसके बाद लिन युवानजू एक तरफ चले गए और कोशिश करने लगे इस व्यक्ति को बाईपास करें। चेन किंगहे और लेई सोंग ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और शीघ्र ही दूसरी दिशा में चले गए। इस प्रकार भले ही यह व्यक्ति स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में एक योद्धा है, फिर भी उसे एक का चयन करें। 3 लोगों के बिखरे हुए भागने का सामना करते हुए यांग कैताई बस थोड़ा मुस्कुराए। यदि कोई और होता तो शायद उनमें से 1 या 2 होते। वास्तव में बच जाएगा, लेकिन जब उसे पदोन्नत किया गया स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में, उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हवा की शक्ति का एहसास किया। यांग कैताई ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और अपना सिर ऊपर उठा लिया। हाथ थोड़ा सा। जब उसने अपने हाथ ऊपर उठाए तो अचानक उसके चारों ओर तेज हवा का झोंका आया। कुछ सांसों तक हवा के जमा होने के बाद धीरे धीरे अत्यंत तीव्र चूषण वाला तूफान प्रकट हुआ। इससे वे 3 लोग जो भाग रहे थे स्थिर हो गए। चाहे वे कैसे भी घूमते हों, वे अपनी क्यूई के कारण तूफान की सीमा से बच नहीं सकते थे। यहाँ तक कि उनके शरीर भी लगातार आकर्षित होते रहते थे। तूफान के कारण वे बुरी तरह घायल हो गए थे और उनके लिए अपने शरीर पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया था। भले ही चेन किंगहे ने नदी को ईख के सहारे पार करने के सांसारिक युद्ध कौशल का उपयोग किया हो, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ ही दूरी पर लिन युवानजू और लेई सोंग ने भी तूफान से बचने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया, लेकिन ये सब विफल रहा। यहाँ तक कि उनकी अपनी क्यूई को भी इस तेज हवा में प्रसारित करना थोड़ा मुश्किल था। इस समय तीनों लोगों को अंततः राज्य के योद्धाओं की असली ताकत का एहसास हुआ। स्वर्ग और मनुष्य की एकता। तूफान में चेन किंगहे ने भौहें सिकोड़ी अगर उसने इसे जाने दिया। यदि कोई व्यक्ति जो चाहे करता, तो तीनों लोगों के बच निकलने की संभावना बहुत कम होती। फिलहाल तूफान को रोकना ही एकमात्र रास्ता है। घंटी बांधने वाला ही उसे खोल सकता है। तूफान को रोकने की कुंजी अभी भी इसी व्यक्ति के पास है। चेन किंगहे ने यांग कैताई की ओर देखा जो अपने साधनों का उपयोग कर रहा था। जैसे ही उसके हाथ में एक तेज हथियार दिखाई दिया, हाथ एक तलवार ऊर्जा तुरंत यांग कैताई की ओर कटा। लेकिन इससे पहले कि यह तलवार ऊर्जा यांग कैताई तक पहुंच पाती, वह तेज हवा में उड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत कम था और तलवार की ऊर्जा बहुत कमजोर थी। पूर्ण शक्ति के तहत कोई भी साधन होगा व्यर्थ। भले ही उसके पास एक सभ्य पृथ्वी स्तर का मुकाबला था, कौशल के लिए उसे अधिक मजबूत शक्ति की आवश्यकता थी। चेन किंगहे ने जब ये बात समझ ली तो उन्होंने तुरंत 5 आंतरिक अंगों को सक्रिय करना चाहा। आरोहण तकनीक। लेकिन जब तकनीक आधी हो गई तो चेन किंगहे हिचकिचाने लगे। इस समय वह 5 क्यूई पर्वत के आधे रास्ते पर ही था। युआन क्षेत्र। अगर उसे 1 और साल दिया जाता तो वह निश्चित रूप से सफल हो सकता है, यदि वह 5 आंतरिक अंगों के आरोहण तकनीक का उपयोग करता है। अब यह उसके पदोन्नति में बहुत देरी करेगा। अगला क्षेत्र। आखिरकार 5 आंतरिक अंगों के उत्थान तकनीक के लिए आंतरिक अंगों को नष्ट करने की आवश्यकता होती है, क्यूई और रक्त के बदले में, जिसका मतलब था कि उसे अपने पहले से ही अच्छे गुर्दे और फेफड़ों को फिर से मजबूत करना होगा। सोचते हुए चेन किंगहे ने जल्दी से एक टिड्डी का पत्ता कुचल दिया जो लंबे समय से उसके हाथ में था। जब टिड्डी कवच ने उसके शरीर को ढाक लिया तो चेन किंगहे की गति बहुत बढ़ गई और उसने फिर से यांग कैताई पर वार किया।
इस बार 7 भावनाओं की शक्ति और 6 निरपेक्ष तलवार और भी अधिक शक्तिशाली थी, और इससे निकलने वाली तलवार ऊर्जा और भी अधिक सघन और तेज थी। लेकिन जब ये तलवार ऊर्जा अभी भी कुछ मीटर दूर थी, याम कैताई से दूर, ये द्वारा उड़ा दिया गया था। चारों ओर फिर तेज हवा, इससे चेन किंगहे बदसूरत दिखने लगा। ली सोंग और लिन युवानजू, जो भी गहराई से थे, तूफान में फंसे लोगों ने भी चेन किंगहे की हरकतों को देखा और तुरंत उसका इरादा समझ लिया। लिन युवानजू मुश्किल से कुछ हमले कर पाया, लेकिन हमला करने के तुरंत बाद वह तूफान में गायब हो गया। थर्म, जहाँ तक लेई सॉन्ग की बात है, उसके लिए इस समय अपने शरीर को स्थिर रखना आसान नहीं था, आक्रमण करना तो दूर की बात थी। आंधी, तूफान में कई लोगों की छोटी छोटी हलचल को महसूस करते हुए याम कैताई मंद मंद मुस्कुराए। उनके विचार में कई लोगों की ये हरकतें सिर्फ एक मरणासन संघर्ष थीं। उन्होंने कंट्रोलिंग क्यूई क्षेत्र में किसी तीसरे स्तर के योद्धा को अपने तूफान से बचते नहीं देखा था, हमला करना तो दूर की बात थी। लगातार असफलताओं ने तीनों लोगों के शरीर को तूफान के केंद्र के और करीब ला दिया। आसपास की तेज हवाएं उनकी हड्डियों में घुस गईं। तीनों लोगों को तूफान के केंद्र में छिपे संकट का एहसास हो चुका था। एक बार उनके शरीर उसमें फंस गए तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। ली सोंग चिंतित दिख रहा था, लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। इस तूफान में वे 3 फूलों को भी संघनित नहीं कर सकते थे। गंभीर स्थिति को देखते हुए चेन किंगहे ने भौहें सिकोड़ ली और ज्यादा परवाह नहीं की। फिलहाल उन्हें अगले क्षेत्र में पदोन्नति की समस्या पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवित रहने के तरीके पर विचार करना चाहिए। टकराना, चेन किंगहे ने निर्णायक रूप से 5 आंतरिक अंग आरोहण तकनीक का उपयोग किया, और अगले ही पल 4 आंतरिक अंग एक साथ बज उठे। विस्फोटित अंगों से तुरंत ही शक्तिशाली क्यूई और रक्त निकला। इस बार 5 आंतरिक अंग आरोहण तकनीक का प्रभाव पहले की तुलना में कहीं अधिक था, और गुर्दे और फेफड़ों द्वारा प्रदान किया गया रक्त और क्यूई अन्य 2 अंगों की तुलना में कई गुना अधिक था। सोफोरा जापोनिका कवच के आशीर्वाद के साथ चेन किंगहे ने इस समय बेहद शक्तिशाली महसूस किया, और उसकी अपनी गति भी अचानक बढ़ गई। चेन किंगहे, जिसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, ने दूरी पर याम कैताई पर फिर से तलवार घुमाए। इस बार तलवार की ऊर्जा सादी और अलंकृत नहीं थी, लेकिन गति बहुत तेज थी। आसपास की तेज हवाएं भी उसे उड़ा नहीं सकीं। तलवार की ऊर्जा में निहित ऊर्जा को दूर करें। जब तलवार की ऊर्जा तूफान से गुजरने वाली थी, याम कैताई, जो पहले उदासीन और निश्चल शरीर दिख रहा था, ने अंततः एक चाल चली। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं, उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। तलवार की ऊर्जा को अपने सामने करीब आते देख याम कैताई ने तेजी से 3 फूलों को संघनित कर दिया, ताकि आने वाली तलवार की ऊर्जा को स्थिर रूप से रोका जा सके। लेकिन जब याम कैताई ने 3 फूलों को संघनित किया, तो उसके चारों ओर का तूफान धीरे धीरे कमजोर हो गया, और लिन युवानजू और अन्य लोगों ने तुरंत अपने शरीर को स्थिर कर लिया। ये देखकर याम कैताई, जिसने तलवार ऊर्जा हमले को रोक दिया था, ने ठंडी सांस ली और फिर से उसी विधि का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चेन किंगहे ने उसे मौका नहीं दिया। कई तलवार ऊर्जाओं ने याम कैताई पर फिर से हमला किया। हालांकि उसने इसे रोकने के लिए सिर्फ 3 फूलों को संघनित किया था, याम कैताई ने भी तलवार की ऊर्जा की शक्ति को समझा और लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसे तूफान के संचालन को बनाए रखना था, चेन किंगहे के हमले का विरोध करते हुए। लेकिन चेन किंगहे की निरंतर तलवार ऊर्जा के तहत उसके चारों ओर का तूफान कमजोर और कमजोर होता गया। तुम पहले जाओ, मैं इस आदमी को वापस पकड़ लूंगा। चेन किंगहे ने अपना सिर घुमाया और लिन से कहा, युवानजू और लेई सोंग पक्ष में हैं। बोंगयांग परिवार को शीर्ष परिवार को रिपोर्ट करने का उद्देश्य अभी भी लिन युवानजू पर है। यह मामला भविष्य में अन्य कबीले के लोगों की सुरक्षा से संबंधित है और इसे खोया नहीं जा सकता। जहां तक लेई सोंग का सवाल है, हालांकि वह भी 3 फूलों के दायरे में है, वह समान स्तर के योद्धाओं के बीच बहुत कमजोर है और ज्यादा मदद नहीं कर सकता। लिन युवानजू ने चेन किंगहे को गहराई से देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के।
बहुत कुछ कहने के बाद केवल सिर हिलाया। ठीक है, ख्याल रखना। किनारे पर लेई सांग आभारी था। मेरे प्यारे किंगहे, अगर तुम इस बार जीवित वापस आ सकते हो तो मैं, लेई सोंग, निश्चित रूप से तुम्हें बचाने के लिए भुगतान करूंगा। मेरा जीवन। उसके बाद वे दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के सीमा की ओर उड़ चले। यद्यपि यांग कैताई उसे रोकना चाहते थे, चेन किंगहे 5 आंतरिक अंगों, आरोहण तकनीक और पवित्र वृक्ष टिड्डे के पत्तों का उपयोग करने के बाद नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर पर पहुंच गए थे, जो उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त था। उसे धमकाओ। इसके अलावा उन्होंने एक तियानरेनहेई के साथ लड़ाई की थी। वह पहले दक्षिणी शिनजियांग में एक योद्धा था और अब उसकी हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत से इससे निपटना पड़ा। जैसे ही वे दोनों चले गए, यांग कैताई का चेहरा काला पड़ गया। वह एक तियानरेनहेई क्षेत्र योद्धा, वास्तव में 2 सानहुआ क्षेत्र के योद्धा उसके हाथों से बच निकलते हैं। अगर यह मामला वापस रिपोर्ट किया जाता तो शायद उसी स्तर के कई योद्धा उसका उपहास करते, और इसका कारण सामने वाले बच्चे की सारी गलती थी। उसके एक पल में चेन किंगहे की ओर हत्या का प्रबल इरादा और क्रोध फूट पड़ा। इस समय यांग कैताई ने अब तूफान को बनाए नहीं रखा। जब उसने अपना हाथ उठाया तो गंग क्यूई के हमले के साथ मिश्रित तेज हवा चेन किंगहे की ओर आई। हमले में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति समाहित थी। भले ही चेन किंगहे की ताकत में सुधार हुआ था, लेकिन वह इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका और केवल जल्दी से चकमा दे सका। चकमा देते हुए चेन किंगहे भी दक्षिणी शिनजियांग की सीमा की ओर बढ़ गए। लिन युवानजू और बाकी 2 लोग पहले ही बहुत दूर जा चुके थे। वह इस व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी भी नहीं था। अगर वह यहाँ रुकता तो उसके पास मौत का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग कैताई ने भी चेन किंगहे के इरादे को देखा, इसलिए वह हर बार चेन किंगहे को उसके सामने रोक सकता था और उसके आगे बढ़ने का रास्ता काट सकता था। इस लड़के को नीचे गिरा दो, उसके पास वापस जाने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। हिंसक तूफान जैसे हमले के तहत चेन किंगहे प्रतिरोध करने में अधिक से अधिक असमर्थ हो गया और यहाँ तक कि किसी भी समय मृत्यु की संभावना थी। इस व्यक्ति का हर हमला बेहद बड़ा और चकमा देने में मुश्किल था, और 7 भावनाएं और 6 निरपेक्ष तलवारें, जो पहले भी इसमें अच्छी थीं, अब अपनी शक्ति का प्रयोग करना कठिन हो गया था। इस समय दोनों राज्यों के बीच का अंतर स्पष्ट था। चेन किंगहे ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और महसूस किया कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा। लेकिन चेन किंगहे ने हार नहीं मानी, उसके पास अभी भी एक मौका था। आशा की किरण। एक हमले से बचने के बाद चेन किंगहे ने अवसर का फायदा उठाया और एक पत्ता बाहर फेंक दिया। चेन किंगहे के अकेले थ्रो का सामना करते हुए यांग कैताई लापरवाह नहीं था, क्योंकि तूफान में ही चेन किंगहे की छोटी छोटी हरकतें उसे दिखाई दे जाती थीं, और यहाँ तक कि इस लड़के पर टिड्डी कवच भी लग रहा था, एक अनोखे टिड्डी पत्ते के कारण। यदि उसका अनुमान सही था तो यह उसके पारिवारिक कुलदेवता की शक्ति थी, इसलिए उसने इसे कम करके आंकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जब यांग कैताई ने अपना मन एकाग्र किया और उसने पूरी ताकत से अपने सामने पड़े पत्ते पर हमला किया, उसने जल्दी ही पाया कि पत्ता आसानी से टूट गया था और उसमें कोई असामान्यता नहीं थी। यह एक साधारण पत्ता लग रहा था, लेकिन आभा में लिपटा हुआ था। उसे ऐसे किसी हमले से सावधान रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो उसने देखा कि चेन किंगहे चुपके से इधर उधर भाग रहा था और एक तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा था। यांग कैताई को एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है और उसका चेहरा उदास था। उसने चेन किंगहे पर हमला किया दोबारा, लेकिन इस समय चेन किंगहे ने मुस्कुराते हुए यांग कैताई पर एक और पत्ता फेंका। ये देखकर यांग कैताई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य का भाव उभर आया। पहले नकली का उपयोग लोगों को क्रोधित और लापरवाह बनाने के लिए करें, और फिर असली का उपयोग लोगों को अचंभित करने के लिए करें। उसने 200 साल पहले भी ऐसी ही चाल चली थी। उस पर इतनी घटिया चाल चलना वाकई कौशल का प्रदर्शन था। इसके अलावा उसने उस पत्ते पर असामान्य सांस का निशान महसूस किया जिसने
उस पर हमला किया था, जिससे उसकी प्रामाणिकता का पता चला। यान कैताई सतर्क था। जब उसने टिड्डी के पत्ते का परीक्षण करने की कोशिश की, तो वह चेन किंगहे को भागने से रोकना नहीं भूला। लेकिन जब यान कैताई ने उस ब्लेड को मार गिराया जिसने उस पर दोबारा हमला किया था, तो उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह ब्लेड वास्तव में नकली था। इससे यान कैताई कुछ देर के लिए चुप हो गए और फिर गुस्से में अपने दांत पीसने लगे। इस दुष्ट बालक ने फिर उसके साथ चाल चली। विज्ञापन। जब यान कैताई क्रोधित हुआ, तो चेन किंगहे ने चेहरे पर मुस्कान के साथ फिर से एक पत्ता फेंका। ये ब्लेड पिछले वाले जैसा ही है, लेकिन इसकी आभा अलग है। यान कैताई, जो अभी अभी गुस्से में थे, जल्दी से शांत हो गए और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसके मुंह का कोना। क्या यह आदमी सचमुच सोचता है कि उसे इस छोटी सी चाल से मूर्ख बनाया जा सकता है? अभी जो गुस्सा उसे महसूस हुआ वह सिर्फ दिखावा था। अगर ऐसा है तो ये सोचना बहुत ही भोलापन होगा कि उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। सच हो या झूठ, तीसरी बार यह सच ही होना चाहिए। यान कैताई, जो अपने दिल में सतर्क था, ने एक बार फिर सुरक्षा तैनात की और गोली मार दी। सामने ब्लेड, लेकिन उसके चेहरे पर तुरंत ही उदासी छा गई, क्योंकि ब्लेड बिखरने के बाद भी उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। वह स्पष्ट रूप से एक साधारण ब्लेड ही था। बेटा, ऐसा बार बार करो, तुम बहुत आगे जा रहे हो। जब उसके दिल में गुस्सा बढ़ गया, तो यान कैताई को असली और नकली पत्तों की परवाह नहीं रही। आकृति हवा की तरह थी और वह तुरंत चेन किंगहे की ओर बह गया। यान कैताई के गुस्से का सामना करते हुए चेन किंगहे का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसी समय उसने एक बंदूक फेंकी, फिर से एक ब्लेड बाहर निकाला और याद दिलाया, इस बार यह सच है। लेकिन यान कैताई ने सिर्फ उपहास किया और उसके शरीर में गैंग क्यूई अचानक फट गया। चाहे पत्ता असली हो या नकली, वह इस बच्चे को मार डालेगा। उसके हृदय का क्रोध दूर करो। ये देखकर कि यान कैताई उसे अनदेखा कर रहा है, चेन किंगहे ने भी गंग क्यूई का चक्कर लगाया और इकट्ठा किया विरोध करने के लिए सनवा। लेकिन तीनों फूल अभी अभी संघनित हुए थे और चेन किंगहे की गति पहले ही कम हो चुकी थी। बहुत कुछ 5 आंतरिक अंगों के उत्थान तकनीक द्वारा लाया गया बोनस यान कैताई के साथ लड़ाई में पहले ही गायब हो गया था। ये देखकर यान कैताई के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। लेकिन जैसे ही उसका शरीर पास आया, टिड्डी के पेड़ का पत्ता जो अभी अभी फेंका गया था, तेज हवा में तेजी से उड़ गया। उसी समय टिड्डी के पेड़ का पत्ता बिजली की रोशनी से चमक उठा। ये है। यान कैताई का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी की एक और शक्ति को महसूस किया। अगले ही पल उसने देखा कि टिड्डे के पत्तों से कई बिजली की रोशनियां फैल रही हैं और उसकी ओर बढ़ रही हैं। धत्तेरी की। टिड्डे के पत्तों में गड़गड़ाहट की शक्ति का सामना करते हुए यान कैताई ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और तुरंत हवा को इकट्ठा किया ताकि टिड्डे को नियंत्रित करने की कोशिश की जा सके। टिड्डी के पत्तों से निकलती हुई वज्र की शक्ति। लेकिन गड़गड़ाहट की शक्ति स्वाभाविक रूप से हिंसक थी, और भले ही यान कैताई ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की, फिर भी यह बच निकला मानो उस टिड्डी के पत्ते में वज्र की अंतहीन शक्ति थी। यद्यपि वह स्वर्ग और मनुष्य के बीच एकता के क्षेत्र में पहुंच गया है, लेकिन क्षेत्र जितना ऊंचा होता है, वह इन शक्तियों के प्रति उतना ही अधिक वर्जित हो जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी का। यान कैताई के पास चेन किंगहे पर हमला करना छोड़ने और खुद को दूषित होने से बचाने के लिए अपने सामने ही स्थित टिड्डी के पत्ते को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही यान कैताई ने अपनी पूरी ताकत से काम शुरू किया, टिड्डी के पत्तों से निकलने वाली बिजली की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और गायब हो गई। यान कैताई ने जब ये देखा तो उन्हें राहत मिली, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक लड़ाई लड़ी थी और उनकी हालत बहुत खराब थी, अन्यथा उन्हें यह मौका नहीं मिलता। बहुत डर लगता है। लेकिन जब यान कैताई ने अपना सिर उठाया और आगे देखा, तो उसने पाया कि चेन किंगहे की आकृति वहां थी। बहुत देर तक गायब रहा। इससे यान कैताई की भौहें काली पड़ गईं और वह बहुत क्रोधित हुआ। अप्रत्याशित रूप से वह, जो मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता के दायरे में है, 3 फूलों के दायरे में 3 योद्धाओं को भी नहीं पकड़ सका।
अगर ये बात फैल जाएगी तो वह अपना चेहरा कैसे खो देगा। यांग कैताई ने चारों ओर देखा, लेकिन फिर वह दंग रह गया, सिर्फ इसलिए कि दो मध्य महाद्वीपीय योद्धा पास ही में छिपे हुए थे और अभी हो रही लड़ाई पर नजर रख रहे थे। यांग कैटल की निगाहें देखकर वे दोनों घबरा गए और तुरंत अपना सिर घुमाकर जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यांग कैटल तेज था और जल्द ही उन दोनों के सामने रुक गया। मैं कैताई कबीले के बुजुर्ग से मिला हूँ। हालांकि वे दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं कैताई कबीले के बुजुर्ग से मिला हूँ। तुरंत सलाम किया। क्या आप हान परिवार से हैं? यांग कैताई ने दोनों पहचान पत्रों पर हल्के से नजर डाली और पूछा। कैताई कबीले के बुजुर्ग की बात पर लौटते हुए, हम दोनों हान परिवार के योंगमाई वंश का हिस्सा हैं। बहुत बढ़िया, मैंने आपके नाम याद कर लिए हैं। अगर आप मुझे याद करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। आज की घटना फैली हुई है, आप दोनों को पता होना चाहिए कि इसके परिणाम क्या होंगे, है ना? वे दोनों घबरा गए और जल्दी से बोले, बूढ़ी कैटल, अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा। ये देखकर कि वे दोनों बहुत खुश थे। जानकार, यांग कैताई ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर अपनी आस्तीन लहराए और चले गए। हालांकि वह उसी वंश का सदस्य नहीं है, फिर भी वह परिवार में एक प्रमुख व्यक्ति है कि उन दोनों को पता है कि क्या करना है। यांग कैताई को जाते देख वे दोनों लोग भी जल्दी से झोंकझोंक की ओर चल पड़े। वे देखना चाहते थे कि क्या उन्हें कुछ अवसर मिल सकते हैं यहाँ, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें अवसर नहीं मिलेगा। इसके बजाय शी यू प्रभावित हुआ। सीमा पर 23वां नोड। लिन युवानजू और उनके दो आदमी आखिरी क्षण में सुरक्षित वापस आ गए जब कोहरा पूरी तरह से छंट गया। सीलबंद, लेकिन उनके पीछे के कोहरे को देखते हुए जिसने पहले से ही आसपास के क्षेत्रों को ढक लिया था, ली सॉन्ग मदद नहीं कर सका लेकिन आहें भर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटा दोस्त किंगहे इतना ईमानदार और सच्चा होगा। वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। जीवन को बचाओ ताकि मैं सुरक्षित वापस आ सकूं। छोटे दोस्त किंगहे, तुम बहुत बुरी तरह मर गए। दूसरी तरफ लिन युवानजू भी भारी दिख रहे थे। वो एक उच्च परिवार से आते हैं जिसकी अनेक शाखाएं हैं, लेकिन वास्तव में परिवार ताकत पर अधिक केंद्रित है और कबीले के सदस्यों के बीच संबंध कमजोर है। पिछली स्थिति में यदि परिवार के सदस्य संकट में थे तो वे केवल तभी अलग अलग उड़ जाते थे जब आपदा आती थी, या वे एक दूसरे के साथ भाग जाते थे। परिवार के सीधे लाइन सदस्यों को बचाएं। उनके जैसे साइड सदस्यों के लिए ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। पहले छोड़ो, लेकिन उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि दूसरे परिवारों के लोग भी उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार होंगे। यह ऐसी स्थिति थी जिसका सामना उसने अपने परिवार में पहले कभी नहीं किया था। कुछ समय के लिए लिन युवानजू को भी जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा। मैं बहुत देर तक अपनी भावनाओं पर विचार करता रहा, लेकिन जैसे ही लेई सोंग आहें भर रहा था, एक आकृति तेजी से कोहरे से बाहर निकल आई। जब उन दोनों ने इस आकृति को स्पष्ट रूप से देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। छोटा दोस्त किंगहे सुरक्षित वापस आ गया है। लिन युवानजू भी बहुत हैरान था। आखिर हमला करने वाला व्यक्ति स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में एक योद्धा था। 3 लोग भी तो ऐसा कर सकते थे। उसे हराना तो दूर, एक व्यक्ति को भी हराना संभव नहीं है। लिन युवानजू की आंखें उलझन में थीं। उसने सोचा कि चेन किंगहे के पास कुछ चालें होंगी, अन्यथा वह हर बार सबसे खतरनाक कार्य नहीं करता। और चाहे जो भी हो, इस बार वह चेन किंगहे की बदौलत सुरक्षित लौटने में सफल रहे। यद्यपि वह एक उच्च परिवार में पैदा हुआ था, फिर भी चूंकि उस पर एक एहसान था, इसलिए उसे उसका बदला चुकाना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद लिन युवानजू जल्दी से वहां से चला गया। वह बेवकूफ नहीं था। गोंगयांग परिवार ने सिर्फ चेन किंगहे को ही क्यों निशाना बनाया? यह कोई संयोग नहीं था। दोनों परिवारों के बीच शायद बहुत पहले ही विवाद हुआ था। हालांकि गोंगयांग फेयू और अन्य लोगों ने ऐसा नहीं किया। आदेशों का पालन करें और पहले से ही गुप्त रूप से चले जाएं। अगर उन्होंने गोंगयांग परिवार के बारे में अपने परिवार को बताया
तो वह केवल अपना गुस्सा निकालेंगे और उन्हें कोई ठोस लाभ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत, यदि वह गोंग्यान परिवार को इस कारण से बताता, तो वह गोंग्यान परिवार से कुछ मूल्यवान संसाधन प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। आखिरकार, गोंग्यान परिवार एक शक्तिशाली उच्च वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बावजूद वह परिवार की एक शाखा मात्र था। उसके लिए दूसरा विकल्प सबसे अनुकूल है, लेकिन वह फिलहाल ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ही देर बाद चेन किंगहे वापस आ गया। ली सोंग उत्साहित था और उसने तुरंत कहा, मेरे दोस्त किंगहे, ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम स्वर्ग और मनुष्य की एकता के क्षेत्र में एक योद्धा के हाथों से बच जाओगे। चेन किंगहे ने हल्का सा मुस्कुराया। ये तो किस्मत की बात है। इस व्यक्ति ने पहले भी बड़ी लड़ाई लड़ी है और उसकी हालत ठीक नहीं है। वरना मैं कोई मौका नहीं होगा। विज्ञापन ये सुनकर लेई सांग ने अपना सिर हिलाया। भले ही यह व्यक्ति खराब हालत में हो, लेकिन उसकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। छोटे दोस्त किंगहे, कृपया विनम्र मत बनो। चेन किंगहे ने कुछ और नहीं कहा। चारों ओर देखने के बाद उसने पूछा, भाई युवानजू कहाँ है? ली सोंग ने ये सुनकर उत्सुकता से चारों ओर देखा और फिर संदेह से कहा, जो लोग अभी वहां थे, वे शायद इस मिशन की स्थिति की रिपोर्ट करने गए होंगे। चेन किंगहे ने एक पल सोचा, लेकिन पूछा नहीं। कोई और प्रश्न? मुझे नहीं पता कि लिन युवानजू इस बार गोंग्यांग परिवार में शामिल होंगे या नहीं। आखिरकार, यही कारण है कि उन्होंने उसे पहले जाने देने के लिए 5 आंतरिक अंगों की आरोही तकनीक का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका तो इस बार लाभ हानि से अधिक होगा। कुछ देर सोचने के बाद चेन किंगहे ने अपना टोकन निकाला, लेकिन टोकन पर योगदान अंक देखने के बाद चेन किंगहे ने भौहें सिकोड़ ली। पहले उनके पास 138 योगदान अंक थे, लेकिन अब उनके पास 178 योगदान अंक हैं, जो कि पूरे 40 अंक हैं। अधिक अंक, लेकिन यह मिशन सफल नहीं हुआ, इसलिए मुझे केवल 10 योगदान अंक ही मिल पाए। अगर यह सफल भी होता, तो भी ये केवल 30 अंक ही अधिक होता। एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि इस लड़ाई में कबीले के एक सदस्य की मृत्यु हो गई, और उनमें से एक से अधिक, अन्यथा उनके योगदान अंक इतने अधिक कैसे हो सकते थे। बगल में लेई सांग ने देखा कि चेन किंगहे अजीब लग रहा था और उसने पूछा, छोटे दोस्त किंगहे, क्या हुआ? ठीक है, लेकिन मुझे नोड छोड़ना होगा। ये सुनने के बाद लेई सोंग ने मुंह सिकोड़ा और बिना अनुमति के उस नोड को छोड़ दिया जहां टीम थी। अगर उसे खोज लिया गया तो उसे दंडित किया जाएगा और यहाँ तक कि टीम के सदस्यों को भी नहीं बख्शा जाएगा। आखिरकार, प्रत्येक नोड पर मौजूद टीम नोड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद लेई सोंग ने कहा, छोटे दोस्त किंगहे, तुम शांति से जा सकते हो। अगर कोई पूछेगा तो मैं तुम्हें ढक दूंगी और बता दूंगी कि तुम अभी तक वापस नहीं आए हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। छोटा दोस्त किंगहे मेरे लिए जीवन रक्षक कृपा रहा है। मैं लेई सोंग, मैं छोटी छोटी चीजों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूँ। लेई सांग के शब्दों को देखकर चेन किंगहे ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और अन्य नोड्स की ओर बढ़ गया। रास्ते में चेन किंगहे ने भी अपने हाथों में टिड्डे के पत्तों को महसूस किया और उनके स्थानों का पता लगाने की कोशिश की। टिड्डियों के पत्तों से अन्य आदिवासी युद्ध के दौरान सोफोरा लीफ की संवेदनशीलता सीमित थी। अब जबकि युद्ध समाप्त हो चुका है, इसकी सीमा सोफोरा लीफ की संवेदनशीलता धीरे धीरे ठीक हो गई है। लेकिन जब चेन किंगहे को इसका एहसास हुआ, तो उसने पाया कि कबीले के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है। घटने के बजाय, लेकिन टोकन पर दिए गए योगदान अंक फर्जी नहीं हो सकते। इससे चेन किंगहे उत्सुक हो गए और देखने के बाद चेन किंगहे को जल्दी से पता चला कि सीमा पर अलग अलग नोड्स पर कुछ अजीब चेहरे हैं। कारण समझ में आ गया। शायद परिवार ने कुछ आदिवासियों को सीमा पर भेज दिया था। चेन किंगहे को पहले से ही अपने कबीले के सदस्यों की मौत का अंदेशा था। आखिरकार, युद्ध का मैदान तो था ही खतरनाक, और गोंग्यांग परिवार इस बार गुप्त रूप से उसे निशाना बना रहा था।
अन्य कबीले के सदस्य शायद उसके जितने भाग्यशाली न हों, लेकिन यदि किसी कबीले के सदस्य की मृत्यु भी हो जाती है तो भी उन्हें अपने गृहनगर लौटकर नया जीवन शुरू करना पड़ता है। परिवार में सबसे ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति होने के नाते यह उसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा टिड्डा अपने साथ घर भी छोड़ जाता है। कबीले के हाथों को फिर से वापस लेना होगा और इसमें हानि की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए चाहे जो भी हो, उसे अपने कबीले के सदस्यों की लाशें या अवशेष ढूंढने ही थे। चेन किंगहे का दिल थोड़ा भारी था, लेकिन वह निकटतम नोड की ओर दौड़ा। उसने आगे के नोड पर अपने कबीले के लोगों के निशान महसूस किए, जहां वह पहले कभी नहीं गया था। कितना कहा तुमने? शीर्ष परिवार नोड पर गोंग्यांग जुन्हाओ ने अपने सामने कबीले के सदस्य को देखा जो रिपोर्ट कर रहा था। खबर सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था और वह पूछने से खुद को रोक नहीं सका। फिर से प्रश्न। नीचे खड़े आदिवासी लोग थोड़े डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दोहराया। कबीले के मुखिया हुई, इस युद्ध में परिवार ने कुल 7 कबीले के बुजुर्गों को खो दिया, जिनमें गोंग्यांग यांगजेन और गोंग्यांग फेयू भी शामिल हैं। शेन्युन कबीले का नाम सुनने के बाद सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए गोंग्यांग जुन्हाओ अपने दिल को दुखाने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि उनका गोंग्यांग परिवार एक उच्च वर्गीय परिवार है जो लंबे समय से विकसित हुआ है और क्यूई नियंत्रण क्षेत्र में कई योद्धा हैं। परिवार इस बार मरने वाले सभी लोग परिवार के कुलीन लोग थे और उनमें से थे 3 फूल क्षेत्र के 3 सदस्य। यही परिवार की आशा है और उम्मीद है कि यह एक लक्ष्य तक पहुंचेगा, भविष्य में उच्चतर क्षेत्र। लेकिन इस लड़ाई के बाद सभी की मौत हो गई। इस तरह के झटके से गोंग्यांग परिवार को भी भारी नुकसान हुआ। स्टेशन पर एक काला बादल मंडरा रहा था। थोड़ी देर शांत होने के बाद गोंग्यांग जुन्हाओ ये कहने से खुद को रोक नहीं सका। क्या हो रहा है? पिछली लड़ाइयों में परिवार ने ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कबीले के सदस्यों को ही खोया। इस लड़ाई में उसने इतने सारे लोगों को क्यों खो दिया? दूसरी ओर कबीले के कई बुजुर्ग भी गहन चिंतन में डूबे हुए थे। थोड़ी देर बाद एक कबीले के बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। कबीले के नेता, इनमें से अधिकांश मृतक कबीले सदस्यों को चेन परिवार की टीम में रखा गया था, इसलिए कबीले के सदस्यों की मौत संभवतः चेन परिवार से संबंधित है। यांगपू कबीले के बुजुर्ग से खबर सुनकर उन्होंने चेन परिवार के चेन तियानयू को मारने वाला था, लेकिन अचानक कोई बीच में कूद पड़ा। उन्होंने न केवल चेन परिवार को बचाया, बल्कि यांगपू कबीले के बुजुर्ग को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। चेन परिवार, ये फिर से चेन परिवार है। इसकी वजह से हमारे कबीले ने बहुत से लोगों को खो दिया है। ये वाकई मौत का हकदार है। चेन परिवार के बारे में क्या? वे कैसे हैं? कर रहा है। कबीले के मुखिया हुई, कबीले से मिली खबर के अनुसार चेन परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। इस बार कबीले के सदस्यों के हाथ उनमें से हैं रेनियन टीम, जहां फेयू कबीले के बुजुर्ग हैं और जुन्हे कबीले के बुजुर्ग। जब गोंग्यांग जुन्हाओ ने ये समाचार सुना तो उसके चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं दिखी। चेन परिवार ने केवल 3 लोगों को खोया, लेकिन परिवार के 7 सदस्यों की हानि हुई तथा दोनों पक्षों के कुलों के सदस्यों की हानि समान नहीं थी। बिल्कुल स्तर पर, यद्यपि कबीले के कुछ सदस्य युद्ध में मारे गए, लेकिन गोंग्यांग जुन्हाओ ने अब इसका दोष चेन परिवार पर डाल दिया है। यदि चेन परिवार न होता तो उन कबीले के सदस्यों का मरना बिल्कुल असंभव था। जाओ और जुनवेई कबीले के बुजुर्ग को सूचित करो और उनसे कहो कि अगले युद्ध के दौरान चेन परिवार के सदस्यों से निपटने के लिए वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करें। थोड़ी देर सोचने के बाद गोंग्यांग जुन्हाओ ने फिर से आदेश दिया। परिवार की आध्यात्मिक पोषण की गोली इस युद्ध से पहले ही प्राप्त हो चुकी थी और योगदान बिंदुओं की आवश्यकता पहले जितनी जरूरी नहीं थी। अगर जुनवेई कबीले के बड़े लोग कार्रवाई करते हैं तो चेन परिवार निश्चित रूप से विरोध नहीं कर पाएगा। आखिरकार इस बार वे मास ब्यूरियल माउंटेन में नहीं हैं और चेन परिवार के कुलदेवता मदद नहीं की जा सकती।
जहां तक चेन परिवार का सवाल है, दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद परिवार व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेगा। अब हमारे पास आत्मा को शांत करने वाली गोली है, जो परिवार द्वारा प्राप्त जुआनहुआंग युन के साथ संयुक्त है। इससे पहले परिवार की एक एकाग्रता आत्मा क्षेत्र योद्धा होने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। नीचे बैठे गणमान्य लोग झिझकते हुए दिखे। कुछ कबीले के बुजुर्ग आदेश से सहमत नहीं थे। कबीले के नेता द्वारा जारी किया गया। आखिरकार अब ये युद्ध के समय, हालांकि परिवार अब यांगशेन गोली को भुना नहीं सकता था, लेकिन अन्य दुर्लभ संसाधन भी कम आपूर्ति में थे। उनकी राय में परिवार को युद्ध से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उपाय ढूंढने चाहिए। अधिक योगदान अंक प्राप्त करने के लिए चेन परिवार के लिए परिवार युद्ध के बाद की योजना बना सकता है। आखिरकार पर्याप्त संसाधनों के साथ परिवार का दिन प्रतिदिन ताकत बढ़ती जाएगी और तब तक इससे निपटा जाएगा। चेन परिवार निश्चित रूप से सरल, लेकिन अब जब परिवार को इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, तो कबीले का नेता शायद इस अनुनय विनय को नहीं सुनेगा, जिससे कई बुजुर्ग उसके पक्ष में हो जाएंगे। असहाय देखो, इसके अलावा चूंकि परिवार ने पहले ही कार्रवाई कर दी है, यदि वह अब पीछे हटता है तो परिवार की गति को भी निश्चित झटका लगेगा। उसके गोंग्यांग परिवार के सदस्यों की मृत्यु व्यर्थ नहीं हो सकती, और जुनवेई कबीले के बुजुर्गों द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद इसके बारे में सोचने में कोई समस्या नहीं है। केवल एक चीज जिसकी चिंता करने की जरूरत है वो ये है कि जुनवेई कबीले के बुजुर्गों को कार्रवाई करने के लिए कैसे मजबूर किया जाए। तर्कसंगत रूप से जब कई लोग विवरण पर चर्चा कर रहे थे, एक आदिवासी व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ आया और सूचना दी, कबीले के नेता मास्टर यांग यान यहाँ हैं। ये सुनकर गोंग्यांग जुनहाओ चौंक गया और तुरंत खड़ा होकर बोला, कृपया यांग्यान जनजाति के बुजुर्गों को अंदर आने के लिए आमंत्रित करें। इससे पहले कि वे बोलना समाप्त करते, एक गहरी आवाज गोंग्यांग जुनहाओ और गोंग्यांग के कानों से आई। जुनहाओ, कोई जरूरत नहीं, मैं पहले से ही यहाँ हूँ। ये कहने के बाद एक व्यक्ति कई लोगों के तंबू में चला गया। उस व्यक्ति को आते देख गोंग्यांग जुनहाओ भी तेजी से आगे बढ़ा, फिर मुस्कुराया और अपने हाथों को हल्के से मोड़कर कहा, मुझे नहीं पता था कि यांग्यान कबीले के बुजुर्ग यहाँ थे, लेकिन मैं दूर से ही उन्हें देख नहीं पाया। मुझे बहुत खेद है। गोंग्यांग जुनहाओ का ऐसा दृष्टिकोण होने का कारण न केवल ये था कि आने वाला व्यक्ति मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य के क्षेत्र में एक योद्धा था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वह भी था लिंगजू में जियाओ परिवार के शक्तिशाली बुजुर्ग। परिवार ने पहले भी चेन परिवार को निशाना बनाया था और परिवार के सदस्यों को चेन परिवार की टीम में स्थानांतरित कर दिया, और उनमें यांग्यान कबीले के बुजुर्ग भी शामिल थे। अन्यथा अपने गोंग्यांग परिवार की शक्ति के साथ वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। इसे करें, लेकिन फिर भी परिवार ने बहुत सारे संसाधन खर्च किए। ये वास्तव में इसी वजह से है कि यहाँ तक कि कुलपति गोंग्यांग जुनहाओ भी इस व्यक्ति के प्रति काफी विनम्र हैं। लेकिन जब गोंग्यांग जुनहाओ ने जियो यांग्यान के चेहरे पर उदासी देखी, तो उसके दिल में बुरा एहसास हुआ, और जियाओ यांग्यान के बाद के शब्दों ने भी गोंग्यांग जुरेहान के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान ला दी। गायब हन्फ, मुखिया गोंग्यांग, क्या आप वह समझौता भूल गए हैं जो आपके कबीले ने पिछली बार मेरे साथ किया था? जियाओ यांग्यान के सवाल का सामना करते हुए गोंग्यांग जुनहाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और फिर संदेह भरे लहजे में जवाब दिया, सूर, बूढ़ी यांग्यान कबीले, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? गोंग्यांग जुनहाओ की उलझन भरी नजर देखकर हेनरी झांग ने ठंडी आवाज में कहा, चीफ गोंग्यांग एक महान व्यक्ति हैं जो चीजें भूल जाते हैं। तुम्हारे कुल ने मुझसे पहले वादा किया था कि पिछली बार जो हुआ वह कभी लीक नहीं होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी ने आपके कबीले पर न केवल युद्ध से भागने का आरोप लगाया है, बल्कि एक ही टीम के लोगों की हत्या करना। ये सुनकर गोंग्यांग जुनहाओ की अभिव्यक्ति थोड़ा बदला और उसने जल्दी से पूछा, क्या मैं यांग्यान कबीले के बुजुर्ग से पूछ सकता हूँ जो इस मामले के लिए कौन जिम्मेदार है? जियो यांग्यान ने भौहें सिकोड़ी।
प्रमुख गोंग्यांग, यह मामला हमारे तीनों कुलों को बता दिया गया है। क्या आपको लगता है कि यह अब भी महत्वपूर्ण है कि उन पर महाभियोग किसने लगाया? ये सुनते ही गोंग्यांग जुन्हाओ को तुरंत समझ आ गया। जिस व्यक्ति ने उसकी शिकायत की थी वह था शायद अन्य 2 शीर्ष परिवारों में से कोई। इस समय गोंग्यांग जुन्हान को भी मामले की गंभीरता समझ में आ गई। दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध के दौरान आक्रमणकारी दक्षिणी शिंजियांग में अन्य परिवारों के साथ संबंध बनाना सभी जातीय समूहों के बीच पहले से ही वर्जित था। गोंग्यांग परिवार एक श्रेष्ठ परिवार था, अन्य परिवारों के क्रोध का विरोध करना कठिन था। और जियाओ यानग्यान, जो इससे अविभाज्य है, मामले को निश्चित रूप से कबीले द्वारा दंडित किया जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि जियो यानग्यान का ऐसा रवैया है। कबीले के नेता के रूप में गोंग्यांग जुन्हाओ ने शीघ्र ही मामले की तह तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका चेहरा शांत हो गया, घबराया हुआ। अब जब जियाओ यानग्यान व्यक्तिगत रूप से आ गया है तो इसका मतलब है कि चीजें अभी भी बदल सकती हैं। उनका गोंग्यांग परिवार भी एक उच्च वर्गीय परिवार है और यह आध्यात्मिकता प्राप्त करने वाला पहला परिवार भी है। पौष्टिक गोली, मामला अभी तक सबसे बुरे बिंदु तक नहीं पहुंचा है। अरे, यानग्यान कबीले के बुजुर्गों को नहीं पता, हमारे कबीले के सदस्यों को इस बार युद्ध में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जो लड़ाई से भाग निकले और हत्या कर दी गई। एक ही टीम के लोग निश्चित रूप से चेन हैं। हमारे परिवार के खिलाफ साजिश है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि यानग्यान कबीले के बुजुर्ग मिंगा जियान करेंगे। हेनरी झांग ने ये सुनकर आह भरी और उसकी आवाज बहुत नर्म हो गई। बेशक मैं कुलीनों के चरित्र पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन अन्य 2 कुलों के बुजुर्ग शायद इस बात पर विश्वास न करें। ये सुनकर गोंग्यांग जुन्हाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी सघन हो गई और उसने जल्दी से जियो को खींच लिया। यानग्यान को एक तरफ ले गया और फिर कुछ बार फुसफुसाया। एक गोपनीय बातचीत के बाद जियो यानग्यान गोंग्यांग जुन्हाओ के शब्दों से प्रभावित हुआ और धीरे से कहा, गोंग्यांग कबीले के मुखिया ने जो कहा उसे सुनकर इस मामले में अभी भी उम्मीद है। जहां तक मुझे पता है, हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा है। जिस व्यक्ति ने मुझ पर महाभियोग लगाया है, अगर मैं ध्यान से जांच करूं तो शायद मुझे सच्चाई पता चल जाए। वापस जाने के बाद मैं दूसरे पक्ष के बुजुर्गों से जरूर पैरवी करूंगा। 2 कुलों को निष्पक्ष रूप से कानून लागू करने की अनुमति दी जाए और उन पर कभी भी गलत आरोप नहीं लगाया जाएगा। एक नेक आदमी। ऐसी स्थिति में मैं यानग्यान कबीले को पुराना होने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। कबीले का मुखिया गोंग्यांग बहुत विनम्र है, इसलिए वह फिलहाल मेरी अच्छी खबर का इंतजार करेगा। हालांकि इस घटना के बाद चीफ गोंग्यांग को अपने शब्दों और कार्यों में सतर्क रहना चाहिए। कुछ गंभीर अनुनय के बाद जियाओ यानग्यान वह पलट गया और शिविर से बाहर चला गया। जियो यानग्यान के चले जाने के बाद गोंग्यांग जुन्हान के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने अपने मुंह में शाप दिया। ये पुरानी बात है, अब जब चीजें घटित हो गई हैं तो निश्चित रूप से वह कुलपति जियाओ यानग्यान के आने का उद्देश्य समझ गया है और वह बस इस कारण का उपयोग करना चाहता है। अपने गोंग्यांग परिवार से एक और भाग्य बनाओ, लेकिन अब जब परिवार पकड़ा ही गया है तो मामला छोटा बड़ा हो सकता है। अंत में कुछ न कुछ तो बनता ही है। संसाधनों को छोड़ना होगा और जियो यानग्यान इससे निपट सकता है, अन्यथा यह अत्यंत कठिन होगा। यदि यह बड़ा हो जाए तो परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। कबीले के नेता, क्या आपको अभी भी कार्रवाई करने के लिए जुनवेई कबीले के नेता को सूचित करने की आवश्यकता है? एक ओर से कबीले के एक बुजुर्ग ने पूछा। गोंग्यांग जुन्हाओ ने सूंघा। चेन परिवार को अभी जाने दो, हम युद्ध के बाद इस मामले पर चर्चा करेंगे। हालांकि उसका इरादा कार्रवाई करने का था, लेकिन जियो यानग्यान ने भी उसे अभी चेतावनी दी थी। इसके अलावा इस घटना के बाद अगर परिवार चाहे तो चेन परिवार के खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाए तो उसे पकड़ना आसान होगा। इस महत्वपूर्ण समय में यह उचित नहीं है। उतावलेपन से कार्य करने की सलाह दी जाती है।
हालांकि पारिवारिक खूनी झगड़े का बदला जल्द या बाद में लिया जाएगा। ये देखकर कि कुलपति ने अपना मन बदल लिया है, कई लोग नीचे बैठे बुजुर्गों ने भी सिर हिलाया। इस तरह परिवार अपने लिए आवश्यक संसाधनों के बदले में योगदान अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। हेनवेल, तुम यहाँ क्यों हो? अंकल किंघे। जब चेन किंगहे निकटतम नोड पर पहुंचे और चेन हानवेई की आकृति देखी तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा। हालांकि उसने अनुमान लगाया था कि परिवार एक कबीले के सदस्य को भेजेगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जो आएगा वह हान पीढ़ी का सदस्य होगा। परिवार और चेन हानवेई के स्पष्टीकरण के बाद चेन किंगहे ने भी उससे कारण जाना। ये जानने के बाद कि परिवार ने इस बार चेन हानेक्सिन और चेन हनली को भी भेजा है, चेन किंगहे ने भी अपने दिल में आह भरी। हालांकि कुछ ही वर्षों में उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि कबीले की युवा पीढ़ी इस स्तर तक बढ़ गई थी। अन्य परिवारों में अक्सर उत्तराधिकारियों की कमी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस परिवार ने बहुत जल्दी ही कार्यभार संभाल लिया। लेकिन ये परिवार के लिए भी अच्छी बात है। बस परिवार की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछने के बाद परिवार और अन्य स्थितियों के कारण चेन किंगहे ने चेन हानवेई से कुछ टिड्डे के पत्ते भी लिए। नए पवित्र वृक्ष की सुरक्षा के साथ उसका स्वयं की सुरक्षा की बेहतर गारंटी दी जा सकती है। कुछ निर्देशों के बाद चेन किंगहे जल्दी से चेन हनवेल से अलग हो गए। हालांकि जाने से पहले चेन हानवेई ने अपने हाथ में मौजूद सभी अतिरिक्त टिड्डे के पत्ते चेन किंगहे को सौंप दिए। अपनी ताकत के बल पर वह इसमें स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता था। सीमा, निस्संदेह ये बेहतर होगा कि पवित्र वृक्ष की सुरक्षा का कार्य अन्य जनजातियों को सौंपकर चेन किंगहे को सौंप दिया जाए, जिसका क्षेत्र उच्च है। विज्ञापन। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो नीचे दिए गया लिंक से सपोर्ट ज़रूर करें। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।